अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक विमान हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद वहां फौरन फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पहुंच गए, फिर राहत बचाव के काम में जुट गए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अमेरिका की कैलिफोर्निया की, जहां पर एक विमान हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के बाद वहां फौरन फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पहुंचे और फिर राहत बचाव के काम में जुटे। ये विमान हादसा कैसे हुआ, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। अमेरिका ने हवा से उड़ान भरने में सक्षम अगली पीढ़ी के ड्रोन ग्रेमलिन का परीक्षण किया। विमान से लॉन्च किए जा सकने वाले इस ड्रोन को एक निजी कंपनी ने बनाया है, जिसे एक हर्कुलिस विमान की मदद से लॉन्च किया गया। विमान से अलग होते ही मिसाइल की तरह दिखने वाले इस ड्रोन के पंख बाहर निकल आए। कुछ देर बाद इसका इंजन भी शुरू हो गया और यह अपने आप उड़ान भरने लगा। ये ड्रोन जासूसी करने और दुश्मन के रडार नेटवर्क को जैम करने जैसे काम कर सकता है। यही नहीं, जरूरत पड़ने पर इसे एक घातक मिसाइल में भी बदला जा सकता है। ये ड्रोन हवा में उड़ रहे विमानों को ही अपने बेस के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है, यानी विमान से लॉन्च किए जाने के बाद इसे विमान पर ही उतारा भी जा सकेगा। एनपीआर, एनआरसी और नागरिकता कानून पर मचे घमासान के बीच मोदी सरकार को घेरने के लिए अब कांग्रेस बेरोजगारी को मुद्दा बनाने की तैयारी में है। इसकी पूरी जिम्मेदारी यूथ कांग्रेस को दी गई है। यूथ कांग्रेस इसके लिए एक नेशनल रजिस्टर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बनाएगी, जिसका एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा। इस नंबर पर मिस कॉल के जरिए बेरोजगारी का आंकड़ा जुटाया जाएगा। यूथ कांग्रेस बेरोजगारी के मुद्दे पर वीडियो और पोस्टर भी जारी करेगी, जिससे केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश भी होगी। स्पेन में आए एक जबरदस्त तूफान की चपेट में आने से कम 4 लोगों की मौत हो गई। इस तूफान की वजह से बार्सिलोना समेत कई शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि तूफान की वजह से समंदर में करीब 30 फीट ऊंची लहरें उठने लगी। कई लहरें तो इतनी खतरनाक थी कि उन्होंने किनारे पर मौजूद ऊंची इमारतों को भी ढक लिया। समंदर का पानी इन इमारतों की छतों तक पहुंच गया। समंदर के इस रूप ने हर किसी को डरा दिया। तेज लहरों के साथ पानी रिहायशी इलाकों में भी घुस गया। पानी भरने की वजह से सड़कें नदियों की तरह नजर आने लगी। तूफान के बाद हुई भारी बर्फबारी ने हालात और बिगाड़ दिए। वहां कई इलाकों में 20 इंच तक बर्फबारी हुई। सड़कों पर जमा बर्फ की वजह से गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया। रास्ते बंद होने की वजह से कई इलाकों का संपर्क कट गया। मकानों के सामने इतनी बर्फ जम गई कि लोगों को बाहर निकलने के लिए भी जूझना पड़ा। खराब मौसम का उड़ानों पर भी बुरा असर पड़ा। उड़ानें रद्द होने की वजह से लोग एयरपोर्ट में ही फंस गए। में लंबी सियासी उठापटक के बाद सत्ता में आई शिवसेना अपने संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की जयंती आज बहुत शाही अंदाज में मनाने जा रही है। शिवसेना ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सम्मान के लिए बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है। इस मौके पर मुंबई के शिवाजी पार्क में बाला साहेब के स्मृति स्थल को रंग बिरंगी लाइट और फूलों से सजाया गया है। इस दिन शिव सैनिक बाला साहेब को श्रद्धांजलि देने पूरे महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। इसमें करीब 50,000 शिव सैनिक, सभी पार्टियों से जुड़े नेता, उद्योगपति, राज्य की नामचीन लोगों के शामिल होने का अनुमान है। आज के समारोह को देखते हुए सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में सरकार के खिलाफ पिछले साल नवंबर में शुरू हुआ प्रदर्शन एक बार फिर तेज हो गया। टैक्स में बदलाव का विरोध करने के लिए कोलंबिया की राजधानी बोगोता में सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और देखते ही देखते उनका प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल गया। पुलिस के रोकने पर प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और उन्होंने पुलिस पर पत्थरों और बोतलों से हमला कर दिया। हालात बेकाबू होते देख पुलिस वालों ने भी जवाबी कार्रवाई की और उन पर आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। हालांकि प्रदर्शन कर रहे लोगों पर इसका कुछ असर नहीं पड़ा। इसके बाद पुलिस वालों ने उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर दिया, जिससे नाराज होकर प्रदर्शनकारियों ने बाइक पर जा रहे एक पुलिस वाले को घेर लिया और उसे गिराने की कोशिश करने लगे। इससे पहले प्रदर्शन के लिए पहुंचे लोगों ने सरकार की नीतियों के विरोध में एक मार्च भी निकाला। Luchando por la Guardia Estudiantil, por la Guardia Indígena y la Guardia Campesina, queremos educación gratuita, salud gratuita। कोलंबिया में इस सरकार विरोधी प्रदर्शन को वहां की विपक्षी पार्टियों के अलावा कई संगठनों का भी समर्थन हासिल है। मणिपुर की राजधानी इंफाल के एक बाजार में जोरदार आईईडी धमाका हुआ। धमाके की वजह से कपड़े की दुकान को काफी नुकसान पहुंचा। इस घटना के बाद वहां पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी पहुंच गए। एहतियातन पूरे बाजार को खाली करवाया गया। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां पूरी घटना की जांच में जुटी हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में कबूतर की तरह उड़ने वाले रोबोट का प्रदर्शन किया गया। पिजन बॉट नाम के इस रोबोट को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने तैयार किया, जो आसमान में किसी कबूतर की ही तरह उड़ान भरता नजर आया। उड़ने वाला ये रोबोट किसी पक्षी की तरह दिखे, इसके लिए इसमें कबूतर के असली पंखों का इस्तेमाल किया गया। इन पंखों को पहले से तैयार एक ढांचे के साथ जोड़कर डैनों का आकार दिया गया, जिन्हें बाद में रोबोट के एक दूसरे हिस्से के साथ जोड़ दिया गया। इसके अलावा रोबोट में कबूतर की ही तरह दिखने वाली पूंछ भी लगाई गई। रिमोट से कंट्रोल होने वाला ये पिजन बॉट असली पक्षियों की ही तरह अपने पंखों को हिलाता डुलाता नजर आया।
पंखों की जांच के बाद जैसे ही इसे हाथ में लेकर हवा में उछाला गया, ये रोबोट किसी पक्षी की तरह आसमान में उड़ने लगा। इसके डिजाइन और उड़ान भरने का तरीका कुछ ऐसा था कि किसी को भी इसके असली पक्षी होने का धोखा हो जाए। काफी देर तक उड़ान भरने के बाद पिजन बॉट नाम के इस रोबोट को जमीन पर उतार लिया गया। गुजरात के कच्छ में अबडासा से कांग्रेस विधायक प्रद्युमन सिंह जाडेजा के बेटे जयदीप सिंह का खुलेआम फायरिंग करने का वीडियो वायरल हो गया। जयदीप ने यह वीडियो खुद ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया था, जिसमें साफ दिखा कि जयदीप ने अपने फार्म हाउस पर 6 राउंड फायरिंग की। अभी तक इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। नाइजीरिया की आर्थिक राजधानी माने जाने वाले लागोस में एक तेल पाइपलाइन में लगी आग से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। हादसे का शिकार हुए सभी लोग पाइपलाइन से तेल की चोरी कर रहे थे। तभी उसमें जोरदार धमाका हो गया और भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें 20 फीट से भी ऊपर तक उठती दिखाई दी। आग के भयंकर रूप को देख इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। थोड़ी देर बाद आग की लपटों ने आसपास के घरों और दुकानों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। तेल से भरे 10 से ज्यादा टैंकर भी आग की जद में आ गए, जिसके बाद आग की सूचना पर दमकल विभाग के कर्मचारी कई गाड़ियों के साथ वहां पहुंच गए और आग बुझाने में जुट गए। कई घंटों की मेहनत के बाद आग बुझा ली गई, लेकिन तब तक कई घर और गाड़ियां इसमें जलकर राख हो चुके थे। हादसे में जान गंवाने वालों में एक महिला और एक बच्चा भी शामिल है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में एक पानी की टंकी अचानक भरभरा कर ढह गई। टंकी गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग दहशत में आ गए। गनीमत ये रही कि जब टंकी गिरी तो आसपास लोग नहीं थे, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। यह हादसा उस वक्त हुआ जब टंकी से पानी के रिसाव का कुछ लोग वीडियो बना रहे थे कि तभी टंकी गिर गई। इस टंकी को 2 साल पहले ही बनाया गया था, जिससे 4 गांवों को पानी जाता था। सीरिया के अलेप्पो में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों में हुए हवाई हमलों में 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। सीरिया और रूस की सेना ने विद्रोहियों के कब्जे वाले रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया, जिसकी चपेट में आकर कई इमारतें ढह गईं और उसके मलबे के नीचे कई लोग दब गए। हवाई हमले के बाद वहां कई मकानों में आग लग गई और धुआं भी उठता नजर आया। इस दौरान हमले में तबाह हुए एक मकान के मलबे में एक बच्चा अपने बचे हुए सामान को ढूंढता हुआ भी दिखाई दिया। बताया गया कि इस हमले में अलेप्पो के ही एक परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। الضربة عند النسوان صارت أطفال صغار وكلها تحت الدير صارت। हमलों के बाद राहत और बचाव दल के लोग भी वहां पहुंचे और उन्होंने मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश शुरू की। इसके बाद बचाव दल के लोगों ने घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पिछले 24 घंटे में हुई भारी बर्फबारी ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। कुल्लू की कोठी और मलाना इलाके में तो कई मकान बर्फ से ढक गए। यहां तक कि दर्जनों वाहन भी बर्फ में इस कदर ढक गए कि उन्हें ढूंढना मुश्किल हो गया। भारी बर्फबारी से इलाके में 2 फीट तक बर्फ जम गई और लोगों के पैर घुटने तक बर्फ में धंस गए। ऐसे हालात में लोग घरों में ही रहने को मजबूर हैं। वहीं कई सैलानियों की भी बर्फबारी में फंसे होने की खबर है। चीन के हेनान प्रांत में 2 तेज रफ्तार गाड़ियों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। यह हादसा तब हुआ जब दोनों गाड़ियां बत्ती हरी हुए बिना ही ट्रैफिक सिग्नल पार करने लगी। लेकिन चौराहे के बीच में पहुंचते ही दोनों आपस में टकरा गईं। इससे पहले वहां एक वैन लाल बत्ती की परवाह किए बिना ट्रैफिक सिग्नल पार करती दिखी, लेकिन जैसे ही वो चौराहे के बीच में पहुंची, दूसरी तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वैन पलट गई और सड़क पर घिसटने लगी, जबकि उसमें सवार लोग उछलकर सड़क पर गिर पड़े। वहीं टक्कर मारने के बाद कार भी बेकाबू हो गई और वो सड़क के किनारे लगे ट्रैफिक सिग्नल से भिड़ गई। हादसे में वैन चला रहे आदमी को हल्की चोटें आईं और वो सड़क पर ही बेहोश हो गया, जिसके बाद उसकी पत्नी वहां पहुंची और उसे उठाने की कोशिश करने लगी। हालांकि उनके बच्चों को ज्यादा चोटें नहीं आईं और वो भी उठ खड़े हुए। जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी वहां पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की। यूपी के हरदोई में आवासीय पट्टे के पैमाइश करने गए लेखपाल गांव वालों से झगड़े पर उतारू हो गए, जिसके बाद लेखपाल की गांव वालों के साथ मारपीट की तस्वीरें वायरल हो गई। आरोप है कि लेखपाल ने किसी बात से खफा होकर ग्रामीणों के साथ मारपीट शुरू कर दी। किसी तरह लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत किया, लेकिन लेखपाल की अभद्रता और मारपीट का वीडियो किसी ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो के सामने आने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने मामले की जाँच के आदेश दे दिए हैं। गाड़ियों में सुरक्षा का स्तर जांचने के लिए किए जाने वाले क्रैश टेस्ट में भारत की 2 कारों को भी 5 स्टार रेटिंग मिली। गाड़ियों की रोड सेफ्टी जांचने वाली इंग्लैंड की एक संस्था ग्लोबल एनसीए भी ऐसे क्रैश टेस्ट कराती है।
जिसमें महिंद्रा की XUV 300 और टाटा की एल्ट्रोस को 5 स्टार मिले। इस टेस्ट के दौरान महिंद्रा की कार लोहे की मेज जैसी चीज से टकराई। करीब 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराने के बाद कार के परखचे उड़ गए। हालांकि कार में लगे एयरबैग खुलने से अंदर रखे गए पुतलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसी तरह टाटा की कार में भी जोरदार टक्कर मारकर सुरक्षा के इंतजामों की जांच की गई। इसके लिए कार में ड्राइवर और यात्रियों की जगह पुतले रखे गए थे। तेज टक्करों के बाद भी इन पुतलों को खास नुकसान नहीं पहुंचा, जिसके बाद दोनों कारें इस टेस्ट में पास हो गईं। प्रयागराज माघ मेले में राम मंदिर की मॉडल पर नया विवाद खड़ा हो गया है। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कंबोडिया के अंकोर वाट की तर्ज पर अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने की मांग की है। यही नहीं, उन्होंने बाकायदा अयोध्या भव्य राम मंदिर का एक नया मॉडल भी लोगों के दर्शन के लिए रखा है। इसके साथ ही उन्होंने 30 साल पहले तैयार किए गए VHP के राम मंदिर के डिजाइन को काफी छोटा बताया, जबकि माघ मेले में विश्व हिंदू परिषद के शिविर में प्रस्तावित राम मंदिर मॉडल को लोगों के दर्शन के लिए रखा गया है। वही राम मंदिर जो भव्य हो, दिव्य हो, शास्त्रों के अनुसार हो और पूरी दुनिया में हम सनातन धर्मियों का, राम भक्तों का सिर ऊंचा करने वाला हो, वो मंदिर बने। शेरों का वीडियो सामने आने के बाद दुनिया भर के लोगों ने उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। राजधानी खार्तूम के चिड़ियाघर में रखे गए ये शेर देखभाल नहीं होने की वजह से हड्डियों का ढांचा भर रह गए, जिसका वीडियो सामने आने के बाद दुनिया भर के लोगों ने इन शेरों की मदद की पेशकश की। एक शेर तो इतना कमजोर है कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा। भुखमरी के शिकार ये शेर ऐसे हो चुके हैं कि इनसे डरना तो दूर, लोग इनकी हालत पर तरस खा रहे हैं। बताया गया कि ठीक से देखभाल नहीं होने की वजह से कुछ शेरों की मौत भी हो चुकी। भारी कर्ज में डूबे सूडान की हालत बेहद खराब है और वहां आम लोग भी अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जूझ रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के DSW यानी डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर डॉक्टर मुजाहिद बेग के एक विवादास्पद बयान पर विवाद खड़ा हो गया। नागरिकता कानून के विरोध में AMU में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच वाइस चांसलर तारिक मंसूर के साथ छात्रों से मिलने पहुंचे DSW ने 15 दिसंबर को AMU में हुई हिंसा का जिक्र किया, जिस पर छात्र भड़क गए। विरोध में उन्होंने मुजाहिद बेग का एक पुतला टांग दिया, जिसमें उनका हाथ कटा हुआ था। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद डॉक्टर मुजाहिद बेग ने सफाई दी और दावा किया कि उन्होंने जो भी कहा वो छात्रों की भलाई के लिए कहा था, जिसका गलत मतलब निकाला गया। वाइस चांसलर ने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी का मैं कन्वीनर हूं और उस कमेटी में देखना है कि लड़कों के साथ जो हुआ है, FIR जो हुई है उसको, उसके बारे में क्या किया जाए और जो उनके नुकसानात हुए हैं, गाड़ी टूटी है, कुछ हुआ है, उसमें क्या किया जा सकता है, इसके लिए एक कमेटी बनी है। माइक ले लेते हैं मुजाहिद बेग, तो ये कहते हैं कि शुक्र मनाओ, तुम्हारा इस वक्त 15 तारीख को सिर्फ हाथ गया है, हाथ कटा है। हमारे वक्त में जब हम महमूदुर रहमान साहब के वक्त में प्रॉक्टर थे और 2011-12 में प्रॉक्टर थे, तो हमारे टाइम में मर्डर भी हुआ है। तो ये एक तरीके का इनडायरेक्टली धमकी दिया जा रहा है कि तुम्हारा मर्डर भी हो सकता है। स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक के खिलाफ कई लोग सड़क पर उतर आए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर ध्यान नहीं दिए जाने का विरोध किया और सड़क पर उतरकर मार्च निकाला। प्रदर्शन कर रहे लोग कई तरह के बैनर और पोस्टरों के साथ वहां पहुंचे और WEF की बैठक का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने दुनिया भर के देशों पर क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाने का भी आरोप लगाया। दावोस में हर साल आयोजित होने वाली इस बैठक में दुनिया भर के बड़े उद्योगपति, नेता और मशहूर हस्तियां हिस्सा लेती हैं। मध्य प्रदेश के सागर में एक स्कूल के कुछ छात्र डांस और गाने के साथ पढ़ाई करते नजर आए। स्कूल के एक टीचर ने छात्रों में पढ़ाई के लिए दिलचस्पी बढ़ाने के इरादे से यह अनोखी पहल शुरू की, जिसके बाद स्कूल के क्लासरूम का नजारा ही बदल गया। टीचर की डांट और सख्त माहौल की बजाय बच्चे झूमते गाते गणित की पढ़ाई करते दिखाई दिए। बच्चों के साथ टीचर भी डांस करते नजर आए, जिन्हें देखकर बच्चों का जोश और बढ़ गया। डांस और गाने के साथ बच्चों ने अंग्रेजी की भी पढ़ाई की। टीचर ने दावा किया कि डांस और गाने के साथ पढ़ाई करने से बच्चे जल्दी सीखते हैं। सीखने में बड़ा मजा आता है और बहुत सरल तरीके से, बहुत आराम से इन लोगों के दिमाग में वो चीज बैठ जाती है। वहीं स्कूल आने वाले छात्र भी काफी खुश दिखे और हमको पढ़ने में अच्छा लगता है। मेरे सर अच्छी कहानी सिखाते हैं। एक्टर अनुपम खेर ने सोशल मीडिया में एक वीडियो शेयर करते हुए नसीरुद्दीन शाह के जोकर वाले बयान पर पलटवार किया।
अनुपम खेर ने नसरुद्दीन शाह को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि कामयाबी मिलने के बाद भी उन्होंने अपनी जिंदगी निराशा में गुजारी। जनाब नसरुद्दीन शाह साहब, मेरे बारे में आपका दिया हुआ इंटरव्यू देखा। आपने मेरी तारीफ में कुछ बातें कही कि मैं क्लाउन हूं, मुझे सीरियसली नहीं लेना चाहिए, मैं साइको फैन हूं, ये मेरे खून में है, वगैरह वगैरह। इस तारीफ के लिए शुक्रिया, पर मैं आपको और आपकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। हालांकि मैंने कभी भी आपकी बुराई नहीं की, आपको भला बुरा नहीं कहा। और अब जरूर कहना चाहूंगा कि आपने अपनी पूरी जिंदगी इतनी कामयाबी मिलने के बावजूद फ्रस्ट्रेशन में गुजारी है। भारत के साथ हथियारों की होड़ में जुटे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। जानकारी के मुताबिक जमीन से जमीन पर मार करने वाली पाकिस्तान की मिसाइल गजनवी का परीक्षण फेल हो गया। बताया गया कि पाकिस्तान ने इसी महीने की 10 तारीख को गजनवी मिसाइल का परीक्षण किया था और दावा किया गया था कि यह मिसाइल 5 से 6 मिनट में ही 300 किलोमीटर तक मार कर सकती है। लेकिन खबर है कि गजनवी मिसाइल लॉन्च पैड से 36 किलोमीटर की दूरी भी तय नहीं कर पाई। पाकिस्तान इस मिसाइल का अब तक 13 बार परीक्षण कर चुका है। अकाली दल नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की भूमिका पर सवाल उठाए। मजिंदर सिंह सिरसा ने कमलनाथ का समर्थन करने के लिए कांग्रेस को भी जमकर घेरा। इस बीच मजिंदर सिंह सिरसा ने कांग्रेस को चुनौती दी कि वो दिल्ली में कहीं भी कमलनाथ की सभा नहीं होने देंगे। कमलनाथ को हम भी कांग्रेस को चैलेंज करके कहते हैं, दिल्ली की किसी धरती के किसी भी कोने में, दिल्ली में किसी भी कोने में कमलनाथ को किसी भी सूरत में किसी भी पब्लिक में एड्रेस नहीं करने दिया जाएगा। उसको कॉलर से खींचकर दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी नीचे लेके आएगी। हम चैलेंज करके कहते हैं कांग्रेस को, तुम कोशिश करके देखो किसी स्टेज पर चढ़ाने की उसको, और हम उसको ऊपर नीचे निकाल के दिखाएंगे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संदिग्ध एजेंट राशिद से पूछताछ में कई जानकारियां मिली हैं। 3 दिन पहले यूपी एटीएस ने चंदौली के रहने वाले राशिद को वाराणसी से गिरफ्तार किया था, जिसे पूछताछ में पता चला कि पाकिस्तान हनी ट्रैप में भारत के लोगों को फंसाने के लिए अब भारतीय मोबाइल नंबरों का ही इस्तेमाल कर रहा है। बताया गया कि राशिद पाकिस्तान में बैठे खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक अधिकारी आसिम के संपर्क में था और उसी के कहने पर राशिद ने 2 सिम कार्ड खरीदकर इसकी जानकारी आईएसआई के अधिकारियों को दी थी, जिसके बाद आईएसआई के अधिकारियों ने राशिद से ओटीपी लेकर दोनों नंबरों पर व्हाट्सएप चालू कर लिया। यानी दोनों मोबाइल नंबर भारत के थे, लेकिन उन पर व्हाट्सएप पाकिस्तान से चलाया जा रहा था। इतना ही नहीं, दोनों नंबरों के प्रोफाइल में खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें लगाई गई थी ताकि किसी को शक न हो। जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार के मंत्रियों के दौरे का आज 6वां दिन होगा। आज दिल्ली से जो मंत्री जम्मू पहुंच रहे हैं उनमें कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, साध्वी निरंजन ज्योति और श्रीपद नाइक शामिल होंगे। संपर्क अभियान के तहत ये मंत्री ब्लॉक स्तर पर और गांव तक पहुंचकर लोगों से मुलाकात भी करेंगे। इस बीच लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। अपने दौरे पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में अमन चैन कायम हो। रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि कश्मीर को आज एक नई सोच की जरूरत है। जब भी मैं कश्मीर के गानों को सुनता हूं तो पता नहीं क्यों मुझे अंदर से अंदर बहुत खुशी होती है। आज कश्मीर को एक नई सोच की जरूरत है, एक नई हिम्मत की जरूरत है। हम चाहते हैं कश्मीर में अमन, चैन और विकास की झेलम जो है और ज्यादा तेज बहाव के साथ बहनी चाहिए। भारतीय नौसेना की ताकत अब और बढ़ने वाली है। खबर है कि रक्षा मंत्रालय ने नई पनडुब्बियां खरीदने के लिए लंबे समय से अटके करीब 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी, जिसके बाद नौसेना को स्टेल्थ कैटेगरी यानी दुश्मन के रडार की नजर में आए बिना मिशन को अंजाम देने वाली 6 पनडुब्बियां मिलने का रास्ता साफ हो गया। इस प्रोजेक्ट के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में भारत की 2 और विदेश की 5 कंपनियों को चुना गया। प्रोजेक्ट के लिए चुनी गई 2 भारतीय कंपनियों में एक सरकारी कंपनी मैज़गन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और एक प्राइवेट कंपनी लार्सन एंड टूब्रो शामिल। प्रोजेक्ट के लिए चुनी गई विदेशी कंपनियों में रूस, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और दक्षिण कोरिया की पनडुब्बी बनाने वाली कंपनियां शामिल हैं। बताया गया कि इस प्रोजेक्ट के लिए भारतीय कंपनी अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने भी दावेदारी पेश की थी, लेकिन उसे नहीं चुना गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में 3 जगहों पर प्रचार करेंगे। सबसे पहले अमित शाह शाम 6 बजे मटियाला पहुंचेंगे, जहां चुनाव प्रचार करने के बाद वो सीधे उत्तम नगर पहुंचेंगे। शाम 7 बजे उत्तम नगर में अमित शाह चुनाव प्रचार करेंगे। इसके बाद रात 8 बजे नांगलोई में अमित शाह का चुनाव प्रचार का कार्यक्रम है।
$5 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य पाने के लिए केंद्र सरकार नई औद्योगिक नीति बनाने में जुट गई है, जिसमें देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक मोदी सरकार ने नई औद्योगिक नीति बनाने की जिम्मेदारी उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के अधीन काम करने वाले विभाग DPIIT को सौंपी है, जिसने नई औद्योगिक नीति के लिए केंद्र सरकार के सभी विभागों और राज्य सरकारों से सुझाव मांगे हैं कि वो अगले 5 साल में उद्योगों के विकास के लिए क्या चाहते हैं। साथ ही राज्यों से उन उद्योगों की विशेष जानकारी मांगी गई है जिनको बढ़ावा देने से राज्य और देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल सकती है। सरकार को उम्मीद है कि $5 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी 20% यानी $1 लाख करोड़ हो सकती है और इसी संभावना के तहत नई औद्योगिक नीति पर काम शुरू किया गया है। हालांकि इस पर अब तक राज्य सरकारों की ओर से कोई सुझाव नहीं भेजा गया। देश की औद्योगिक नीति का आखिरी बार ऐलान 1991 में हुआ था, जिसके बाद विदेशी पूंजी निवेश का रास्ता खुला और भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। और अब करीब 30 साल बाद सरकार अर्थव्यवस्था का विस्तार करने और भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए नई उद्योग नीति लागू करना चाहती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज आगरा में नागरिकता कानून के समर्थन में एक रैली करेंगे। बीजेपी नागरिकता कानून पर लोगों को जागरूक करने के लिए जन जागरण अभियान चला रही है और इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष की आगरा में रैली होगी। इस रैली में जेपी नड्डा नागरिकता कानून पर विपक्ष के जरिए फैलाई जा रही अफवाहों को दूर करेंगे। इस कानून से होने वाले फायदों के बारे में जानकारी भी देंगे। जेपी नड्डा की ये रैली दोपहर 1:30 बजे होगी। महाराष्ट्र में स्कूली बच्चों को पानी पीने की याद दिलाने के लिए अलग से घंटी बजाई जाएगी ताकि वो उस दौरान पानी पी सकें। राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक सभी स्कूलों में हर रोज 3 बार वाटर बेल बजाने के आदेश दिए जाएंगे, जिससे बच्चों को पानी पीने की याद दिलाई जा सके। क्योंकि स्कूल में बच्चे पढ़ाई और खेल के दौरान अक्सर पानी पीना भूल जाते हैं और ये शिकायत बच्चों के माता पिता को भी रहती है कि बच्चे घर से भरकर दी गई पानी की बोतल वैसे ही वापस ले आते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के शरीर में पानी की कमी हो जाती है और उन्हें थकान महसूस होती है। साथ ही उन्हें कई बीमारियां भी हो जाती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्कूली बच्चों को 1.5 से 2 लीटर पानी पीना जरूरी है, जिसकी मात्रा उम्र के साथ बढ़ती चली जाती है। इसलिए राज्य सरकार वाटर बेल की व्यवस्था करेगी, जिससे बच्चे जरूरत के मुताबिक पानी पी सकें। अमित शाह आज दिल्ली में पदयात्रा निकालेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के समय आज गृह मंत्री अमित शाह मटियाला और नांगलोई में जनसभा करने के बाद उत्तम नगर में पदयात्रा निकालेंगे। राजद्रोह के आरोप में जेल की सजा काट रहे गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को जमानत मिल गई और आज वो जेल से बाहर आ सकते हैं। 3 नॉट 3 लियन फील्ड राइफल अब उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा नहीं रहेगी। 26 जनवरी की परेड में इस्तेमाल के बाद इस राइफल को आखिरी सलामी दी जाएगी। यूपी के हरदोई में गोमती नदी के पुल के नीचे 1 दर्जन गौवंश के शव मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। यूपी के नोएडा में महंगी कार में सवार होकर आए एक आदमी की आधी रात को एक घर से गमला चोरी करने की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। लखनऊ की घंटाघर में नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ कई दिनों से जारी प्रदर्शन में महिलाओं ने बीच सड़क पर हवन करके विरोध जताया। यूपी के अंबेडकर नगर में एक आदमी पर आरोप लगा कि उसने झूठी शान की खातिर अपनी बेटी के दोस्त की गांव के खेत में लाठी से पीट कर हत्या कर दी। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तम नगर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उन्हें चुनाव में जीत के लिए रणनीति समझाई। यूपी के शाहजहांपुर में 500 रुपए की रिश्वत देने से इंकार करने पर 2 और 4 साल के 2 भाइयों का जन्म प्रमाण पत्र 102 और 104 साल की उम्र का बना दिया गया, जिसके बाद भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट ने ग्राम सचिव और ग्राम प्रधान पर केस दर्ज करने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बीसीसीआई ने विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा को न्यूजीलैंड दौरे के लिए फिट बने रहने के लिए दिल्ली के खिलाफ होने वाले रणजी ट्रॉफी मैच में नहीं खेलने के निर्देश दिए। युवा बल्लेबाज सरफराज खान के करियर की सर्वश्रेष्ठ 301 रन की पारी से मुंबई ने रणजी ट्रॉफी के एक मुकाबले में उत्तर प्रदेश के खिलाफ पहली पारी में बढ़त के आधार पर ड्रॉ मैच में 3 अंक हासिल कर लिए। फॉर्म में चल रहे पृथ्वी शॉ की 35 गेंद पर 48 रन और संजू सैमसन के 21 गेंद पर 39 रनों की शानदार पारियों के दम पर भारत ए ने पहले वनडे में न्यूजीलैंड ए को 5 विकेट से हरा दिया। केंद्र सरकार ने निर्भया केस में 4 दोषियों की फांसी में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर फांसी के नियमों में बदलाव की मांग की, जिसमें सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो दोषियों की रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद क्यूरेटिव पिटीशन यानी भूल सुधार याचिका दाखिल करने के लिए समय सीमा तय करें। साथ ही ये मांग भी की गई है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद दोषियों को राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल करने के लिए सिर्फ 7 दिन का ही समय दिया जाए। केंद्र सरकार ने डेथ वारंट जारी करने का अधिकार अदालतों के साथ ही राज्य सरकारों और जेल प्रशासन को भी देने की मांग की।
और कहा कि अगर किसी दोषी की दया याचिका खारिज हो गई तो उसे 7 दिन के अंदर फांसी देने का नियम बनाया जाए। उसके साथ ही दोषियों की याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है तो भी उसकी फांसी टलनी नहीं चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से 2014 के शत्रुघ्न चौहान मामले में दिए गए फैसले में बदलाव करने की मांग की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फांसी की सजा पाने वाले दोषियों को आखिरी सांस तक याचिकाएं दाखिल करने का अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी व्यवस्था दे दी थी कि राष्ट्रपति के पास यह दया याचिका खारिज होने के बाद 14 दिन बाद ही फांसी दी जा सकती है। उत्तर प्रदेश के इटावा में नागरिकता कानून का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के लाठीचार्ज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना एक दिन पुरानी है जब इस कानून का विरोध कर रही मुस्लिम महिलाओं के प्रदर्शन में कुछ पुरुष प्रदर्शनकारी शामिल हो गए, जिन्होंने सड़क जैम कर दी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, जिस पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद हालात संभालने के लिए पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस के लाठीचार्ज करने के बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों में भगदड़ मच गई। पुलिस की लाठी से बचने के लिए प्रदर्शनकारी इधर उधर भागने लगे। कई लोग सड़क पर ही गिर गए, जिन पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस की पिटाई से बचने के लिए आसपास की दुकानों में घुस गए, जिनके पीछे पीछे पुलिस भी वहां पहुंच गई। पुलिस ने सभी को दुकानों से बाहर निकाला और फिर उनकी जमकर खातिरदारी की। इससे पहले नागरिकता कानून के विरोध में रात के वक्त कुछ मुस्लिम महिलाएं धरने पर बैठी दिखाई दी, जिन्हें कुछ महिला पुलिसकर्मी वहां से हटाने की कोशिश करती दिखी। बाद में प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया। हमारे कजिन्स लोग को, हमारे भाई लोगों को, और उसके बाद जो हम लोग और गाली का यूज किया, हम लोग को इतनी बुरी तरह की। मंदी की मार झेल रहे ऑटो सेक्टर के लिए बुरी खबर है। गाड़ियों की बिक्री पर नजर रखने वाली संस्था एफएडीए की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल दिसंबर महीने में गाड़ियों की बिक्री में करीब 9% की गिरावट दर्ज की गई। पिछले महीने कारों की रिटेल बिक्री 2,15,000 रही, जबकि दिसंबर 2018 में यह आंकड़ा करीब 2.5 लाख था। वहीं मोटरसाइकिलों की बिक्री पिछले महीने 16% तक गिर गई। इस दौरान करीब 13 लाख मोटरसाइकिलें बेची गईं, जबकि दिसंबर 2018 में दोपहिया वाहनों की बिक्री 15 लाख थी। हालांकि दिसंबर 2019 में ही ऑटो रिक्शा की बिक्री रिटेल बिक्री 1% बढ़कर 58,000 यूनिट हो गई। दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी वहां पहुंचे। इस कानून के विरोध में करीब 1 महीने से शाहीन बाग में लगातार प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी वहां पहुंचे। धरना स्थल पर पहुंचते ही प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उनके समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। जिससे उत्साहित चंद्रशेखर ने हाथ हिलाकर प्रदर्शनकारियों का अभिवादन किया। इसके बाद उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सरकार को जगाने के लिए कम से कम 1 लाख चाहिए। भीम आर्मी अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद यही नहीं रुके। उन्होंने इस तरह के जन आंदोलन को हर हाल में जारी रखने की अपील करते हुए केंद्र सरकार की तुलना अंग्रेजों से कर दी। पहले भी हमने जन आंदोलन से गोरे अंग्रेजों को भगाया था गोरे अंग्रेजों को यहाँ जन आंदोलन से, और आने वाले समय में हम सारे अंग्रेजों को भी यहाँ से भगाएंगे। ऐसी खबर है कि केंद्र सरकार आम बजट में इनकम टैक्स में बड़ी छूट दे सकती है। सूत्रों से सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जिन लोगों की सालाना कमाई 7 लाख रुपए तक है, उनको 5% के टैक्स स्लैब में रखा जा सकता है। अभी 2.5 लाख तक की कमाई पर इनकम टैक्स नहीं लगता, जबकि 2.5 लाख से 5 लाख की कमाई पर इनकम टैक्स की मौजूदा दर 5% है। इसके अलावा खबर है कि 7 लाख से 10 लाख तक की सालाना कमाई पर इनकम टैक्स की दर 10% करने का प्रस्ताव है। अभी 5 लाख से 10 लाख तक की कमाई पर आयकर की दर 20% है, जबकि 10 लाख से 20 लाख तक की कमाई पर इनकम टैक्स की दर 20% करने की चर्चा है, जबकि मौजूदा समय में 10 लाख से अधिक कमाई पर इनकम टैक्स की दर 30% है। खबरों के मुताबिक 20 लाख से 10 करोड़ तक की कमाई पर 30% और 10 करोड़ से अधिक कमाई पर 35% इनकम टैक्स लागू करने का प्रस्ताव है, जिसका ऐलान 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में हो सकता है। नागरिकता कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग की तरह ही देश के कई शहरों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। भोपाल के इकबाल मैदान में भी इस कानून के विरोध में लोग 1 जनवरी से धरने पर बैठे हैं, जिसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी वहां पहुंचे, जहां वो नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ धरने पर बैठे दिखाई दिए। बाद में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा।
अमित शाह जी कह रहे हैं कि एनआरसी हम लागू करेंगे। प्रधानमंत्री कहते हैं कि सारे झूठ बोल रहे हैं, यानी कि राष्ट्रपति भी झूठ बोल रहे हैं, गृह मंत्री भी झूठ बोल रहे हैं, केवल वही सही बोल रहे हैं। शाहीन बाग की तरह ही बिहार के मुजफ्फरपुर में भी नागरिकता कानून के विरोध में मुस्लिम महिलाएं भी धरने पर बैठी हैं, जिसे उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया है। धरना प्रदर्शन में शामिल कई महिलाओं ने हाथों में पोस्टर भी ले रखे थे, जिन पर नागरिकता कानून और एनआरसी के विरोध में नारे लिखे थे। सरकार से जो लड़ाई चल रही है, ये सरकार बिल्कुल डरी हुई सरकार है और सरकार डर के इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रही है। वहीं लखनऊ की घंटाघर पर भी नागरिकता कानून के विरोध में मुस्लिम महिलाओं का प्रदर्शन जारी है। आरोप है कि रात होते ही प्रशासन ने वहां जल रही स्ट्रीट लाइटों को बंद कर दिया, जिसके बाद प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने मोमबत्तियां जलाई और जलती हुई मोमबत्तियों से नो CAA नो NRC लिखा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण करवाने वाले ट्रस्ट के सदस्यों की लिस्ट तैयार होने की खबर है। ये लिस्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कही गई हर बात को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जिसमें 11 से 15 सदस्य हो सकते हैं और अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। चर्चा है कि कैबिनेट की मोहर लगने के बाद 30 जनवरी तक सभी सदस्यों के नाम की घोषणा भी हो जाएगी। इस ट्रस्ट के ज्यादातर सदस्य राम मंदिर आंदोलन से जुड़े अयोध्या के साधु संत हो सकते हैं। इसके अलावा RSS के 1 और VHP के 2 प्रतिनिधियों को भी राम मंदिर ट्रस्ट का सदस्य बनाया जा सकता है, जबकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री समेत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ट्रस्ट के संरक्षण मंडल में शामिल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाने और मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन देने की प्रक्रिया 3 महीने में पूरी करने के निर्देश दिए थे। खबर है कि अदालत से मिली डेडलाइन पूरी होने से पहले सरकार राम मंदिर ट्रस्ट बनाने के साथ साथ मस्जिद बनाने की जगह भी फाइनल कर देगी। यूपी के बागपत में कई फीट गहरे गड्ढे में गिरे एक सांड को खुदाई करने वाली मशीन की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सांड के गड्ढे में गिरने का पता तब चला जब इलाके के लोगों ने उसकी आवाज सुनी, जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने सांड को गड्ढे से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सबसे पहले वहां खुदाई करने वाली एक मशीन बुलाई गई, जिसका एक हिस्सा गड्ढे के अंदर ले जाया गया। इसके बाद मशीन की मदद से 2 लोग गड्ढे में नीचे उतरे, जहां उन्होंने बड़ी मुश्किल से रस्सी की मदद से सांड को मशीन से बांध दिया। इसके बाद धीरे धीरे खुदाई करने वाली मशीन की मदद से गड्ढे से सांड को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। गड्ढे से बाहर निकालने के बाद सांड की रस्सी खोली गई, जिसके बाद वो वहां से खेतों की तरफ चला गया। लोकल बड़ौद पुलिस ने और मुख्य CVO चीफ वेटरनरी ऑफिसर ने और JCB की मशीन से निकलवाया है और सकुशल उसको बाहर निकलवा लिया है। आर्थिक सुस्ती के बीच रोजगार के मोर्चे पर मोदी सरकार के लिए अच्छी खबर आई। कर्मचारियों को स्वास्थ्य संबंधी बीमा देने वाली संस्था ESIC के आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में नए कर्मचारियों की संख्या बढ़ गई और 2019 के नवंबर महीने में देश में 19 लाख से अधिक लोगों को नौकरी मिली, जो जुलाई के बाद दूसरी सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि जुलाई में नवंबर की तुलना में थोड़े ज्यादा लोगों को नौकरी मिली थी। ESIC के आंकड़े के मुताबिक कारोबारी साल 2018-19 में करीब 1.5 करोड़ लोग उसके साथ जुड़े। हालांकि इन तमाम अच्छी खबरों के बीच पिछले साल के नवंबर महीने में 12 लाख कर्मचारियों ने ESIC के लिए अपना योगदान देना बंद कर दिया। जम्मू कश्मीर की राजौरी में शहीद SPO शहबाज अहमद का अंतिम संस्कार कर दिया गया। 2 दिन पहले अवंतीपुरा में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ के समय शहबाज सिंह शहीद हो गए थे, जिसके बाद तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव शरीर राजौरी के उनके गांव हयातपुरा लाया गया, जहां सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े अधिकारियों ने शहीद SPO शहबाज अहमद को श्रद्धांजलि दी और फिर पूरे रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस बीच वहां लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी, जबकि उनके घर वाले रोते बिलखते नजर आए। SPO शहबाज अहमद की शहादत पर घर वालों को गर्व है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भी उतना ही है। हम कुछ बदला लेंगे, अपने भाई का बदला लेंगे, अपने भाई का बदला लेंगे, अपने भाई का बदला लेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों ने भी SPO शहबाज अहमद की शहादत पर फख्र जताया। हमारे जवान ने बहादुरी का सामना करते हुए और देश की रक्षा को और देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए शहादत दी है। इस समय की बड़ी खबर श्रीनगर से आ रही है। NIA ने श्रीनगर में कई जगहों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी बर्खास्त DSP दविंदर सिंह के सिलसिले में मारी जा रही है। NIA ने श्रीनगर की गुलशन नगर इलाके में एक डॉक्टर के घर पर भी छापेमारी की है। इस घर में दविंदर सिंह ने हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर नवीद समेत कई आतंकवादियों को ठहराया था। सूत्रों के मुताबिक बर्खास्त DSP दविंदर सिंह ने श्रीनगर के इंदिरा नगर में न सिर्फ अपने घर में आतंकवादियों को छुपाने का इंतजाम किया था, बल्कि चंदपोरा और सनत इलाके में भी आतंकवादियों को
छुपाने का इंतजाम किया था। नीतीश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। नीतीश, जो एनआईए ने छापेमारी की है और जो अब दविंदर को लेकर के खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। इसमें कई बड़े लोगों के नाम शामिल हैं। जी बिल्कुल सही कहा जसप्रीत। देखिए, एनआईए ने कल छापेमारी की थी, लेकिन जो डिटेल्स है छापेमारी की, किस वजह से छापेमारी हुई थी, जिन घरों में छापेमारी हुई थी, उसकी वजह क्या थी, अब डिटेल्स जो है आ रही हैं। और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है एनआईए की, और नए नए खुलासे हो रहे हैं और पता चल रहा है कि दविंदर सिंह जो है काफी पहले से जो है काले करतूतों में जो इन्वॉल्व था, ड्रग ट्रेड में इन्वॉल्व था और मिलिटेंट्स को, जो टेररिस्ट हैं, उनको जो है अपने यहाँ पनाह दिया करता था। उसके 3 घर हैं, 2 कश्मीर श्रीनगर में है, एक सनत नगर इलाके में है, एक इंदिरा नगर इलाके में है और एक जम्मू में है। तो जाहिर तौर से और ये भी खुलासा हो रहा है कि वरिष्ठ अधिकारी जो उस समय जम्मू कश्मीर पुलिस के थे, उन्होंने दविंदर को जो है बचाने में अहम योगदान दिया, क्योंकि इसको एक बार बर्खास्त भी किया जा चुका था, लेकिन इन अधिकारियों ने बचा दिया। तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, दविंदर के बारे में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। बिल्कुल, तो नए खुलासे हो रहे हैं और ये खुलासे चौंकाने वाले हैं, क्योंकि दविंदर के अलावा इसमें कई बड़े अधिकारी भी शामिल बताए जा रहे हैं। धौलपुर में जश्न के दौरान खुलेआम फायरिंग करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने बताया कि भीड़ के बीच गोलियां चलाने वाला आदमी सरपंच चुनाव में अपने नेता की जीत का जश्न मना रहा था, और इस जश्न में वो इतना डूब गया कि उसने सीधे देसी तमंचा निकालकर भीड़ के बीच गोलियां चलानी शुरू कर दी। धौलपुर में यह जश्न सरपंच चुनाव के नतीजों के बाद मनाया गया, और ये ऐसा वैसा जश्न नहीं था। सरपंच चुनाव में अपने नेता की जीत पर जश्न मनाने के लिए इन लोगों ने पहले तो एक डांसर बुलाई। इसके बाद वो इस डांसर के साथ ट्रक पर चढ़ गए और नशे में झूमने लगे। नाच गाने के शोर ने थोड़ी ही देर में वहां भीड़ इकट्ठा कर दी। इसके बाद तो भीड़ भी हुड़दंग में शामिल हो गई। नाच गाने से भी जब मन नहीं भरा तो एक आदमी ने देसी तमंचे से गोलियां चलानी शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान कोई हादसा तो नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से वहां भीड़ इकट्ठा थी, गोली किसी को भी लग सकती थी। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई और 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका नाम भूरा तोमर बताया गया। ये वही भूरा तोमर है जो वीडियो में गोलियां चलाते हुए देखा गया। उसका बस चलता तो वो जेब में जितनी गोलियां थीं वो सभी देसी तमंचे में भरकर चला देता, लेकिन उसके एक साथी ने उसे ऐसा करने से रोका, जिसके बाद उसने ट्रक के नीचे खड़े एक आदमी को यह देसी तमंचा थमा दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे खुलेआम फायरिंग के इस वीडियो की पुलिस ने भी पुष्टि की और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी अतर सिंह उर्फ भूरा तोमर को गिरफ्तार किया गया व उससे अवैध देसी कट्टा व 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। रविशंकर प्रसाद समेत 9 केंद्रीय मंत्री आज जम्मू कश्मीर जाएंगे। जागरूकता अभियान के छठे दिन रविशंकर प्रसाद समेत 9 केंद्रीय मंत्री आज जम्मू कश्मीर जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज नागरिकता कानून के समर्थन में यूपी के आगरा में रैली करेंगे। दिल्ली में अपने चुनावी अभियान को आगे बढ़ाते हुए आम आदमी पार्टी आज केजरीवाल का गारंटी कार्ड जनता के सामने रखेगी। आपने घोषणा पत्र को ही केजरीवाल का गारंटी कार्ड नाम दिया है। यूपी के आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज में हमेशा जमावड़ा लगाने वाले सैकड़ों बंदरों ने एक राहगीर से गाजर लूट कर जमकर दावत उड़ाई। एनआईए की टीम बर्खास्त डीएसपी दविंदर सिंह और 2 आतंकवादियों को लेकर जम्मू पहुंची, जहां अब दविंदर सिंह और आतंकवादियों से पूछताछ होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में एनसीसी रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लिया और कैडर को सम्मानित किया। पश्चिम बंगाल की बीरभूम में लोगों ने एनआरसी के लिए डेटा इकट्ठा करने की अफवाह फैलने के आरोप में एक महिला के घर में तोड़फोड़ करके आग लगा दी। चीन में फैले कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 17 तक पहुंच गई, जिसके बाद चीन आने जाने वाले सभी लोगों की जांच की जा रही है। चीन में कोरोना वायरस के 400 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत में सरकार गठन में देरी से खफा प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने भीड़ पर पानी की बौछारें की और आंसू गैस के गोले छोड़े। इस बीच कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों से सुरक्षा बल की झड़प में कई लोग घायल हो गए। पाकिस्तान की कराची में लगी भीषण आग में सैकड़ों झुग्गियां जलकर राख हो गई, जिसके बाद हजारों लोगों को सर्दी में सड़क पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। बर्फबारी का टॉर्चर झेल रहे हिमाचल प्रदेश के लिए अगले 48 घंटे सबसे ज्यादा मुश्किल होंगे। लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू जिले में तो बारिश के साथ तेज रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना है। मतलब हिमाचल में लोगों को फिर से ठंड की मार झेलनी पड़ सकती है।
क्योंकि मौसम विभाग ने हिमाचल में खतरे की घंटी बजा दी है। अनुमान है कि अगले 48 घंटे हिमाचल में भारी बर्फबारी और बारिश हो सकती है। इसके अलावा हवाओं की रफ्तार भी बढ़ सकती है। कुल्लू जिले में तो इसका असर भी दिखना शुरू हो गया। मनाली में तो एक बार फिर बर्फबारी शुरू हो गई। यहाँ पर बीते दिनों जमकर बर्फबारी हुई है, जिसका लुत्फ लेने के लिए पर्यटक दूर दूर से यहाँ पर पहुंच रहे। आप कुछ तस्वीरें पीछे ही देखते हैं कि किस तरह पर्यटक जो है यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर जो हल्की बर्फबारी यहाँ पे हुई उसके बीच जो है मस्ती कर रहे हैं। हिमाचल में मौसम ने करवट ली तो पर्यटकों के चेहरों पर खुशी आ गई। मनाली से करीब 14 किलोमीटर दूर सोलंग नाला में तो भारी बर्फबारी हुई। एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी बर्फ गिरेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा बर्फ है, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। लिटरली हमने स्नोफॉल एक्सपेक्ट नहीं की थी। रोड्स बहुत स्लिपरी हैं, तो बी केयरफुल। मनाली की तरह धर्मशाला में भी बर्फबारी का असर दिखा। कई मोटरसाइकिलों, स्कूटरों और गाड़ियों पर बर्फ लदी नजर आई। मौसम विभाग का अनुमान है कि हिमाचल के कुछ जिलों में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे लोगों की मुश्किल बढ़ सकती है। राजस्थान के टोंक में शिक्षकों को जींस टी शर्ट नहीं पहनने का आदेश रद्द कर दिया गया। राजस्थान के टोंक में शिक्षकों की जींस टी शर्ट पहनने पर रोक वाले फरमान को रद्द करते हुए राज्य सरकार ने जिले के शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। राजस्थान के उदयपुर में सोमावत गांव में ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद हुई बवाल में गुस्साए लोगों ने पोलिंग बूथ पर पथराव कर पुलिस जीप और एक बस में आग लगा दी। मध्य प्रदेश के भोपाल में नागरिकता कानून के खिलाफ जारी धरना प्रदर्शन में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी हिस्सा लिया और CAA वापस लेने की मांग की। यूपी के औरैया जिले में फसल खराब करने वाले आवारा जानवरों से तंग आकर किसानों ने उन्हें आंगनबाड़ी केंद्र में बंद कर जल्द से जल्द गौशाला बनाने की मांग की। हैदराबाद में मेडिकल छात्रों का नागरिकता कानून और NRC के खिलाफ 16वें दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। हरिद्वार में साल 2021 में लगने वाले कुंभ को सफल बनाने के लिए कुंभ मेला पुलिस ने साधु संतों की मौजूदगी में 6 दिन की पाठशाला की शुरुआत की। गीतकार जावेद अख्तर ने ट्वीट कर अपने शुभचिंतकों को शुक्रिया कहा और जानकारी दी कि शबाना आजमी पहले से काफी बेहतर हैं और वो जल्द ही ICU से नॉर्मल रूम में शिफ्ट हो जाएंगी। शबाना आजमी कुछ दिन पहले कार दुर्घटना में घायल हो गई थी। नागरिकता कानून पर मोदी सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरने के लिए यूथ कांग्रेस नेशनल रजिस्टर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तैयार करेगी। झारखंड के सिंहभूम में पत्थलगड़ी आंदोलन का विरोध करने पर मारे गए सभी 7 लोगों के शवों को पुलिस ने बरामद कर लिया, जबकि 2 लोगों की तलाश अभी जारी है। दिल्ली की शाहीन बाग की तर्ज पर मुजफ्फरपुर में भी महिलाओं ने नागरिकता कानून और NRC के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। गुजरात के कच्छ में अटबासा के कांग्रेस विधायक प्रद्युमन सिंह जाडेजा के बेटे जयदीप सिंह का फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हो गया। ये वीडियो खुद जयदीप सिंह ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। यूपी के शामली में 2 लड़कों की एक भिखारी को बुरी तरह पीटते हुए तस्वीरें वायरल होने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।